अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, बच्चों जो हम कोर्स पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको हम लोग FCMA भी बोलते हैं। मेरा नाम है महरू खालिद। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सिलेबस है इसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। सेक्शन में डिवाइडेड है या पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो हमारा पेपर के अंदर आते हैं 30 MCQs। 30 MCQs आते हैं और हर एक MCQs होता है 2 मार्क्स का, यानी कि ईच MCQs कंटेन 2 मार्क्स। 30 MCQs आएंगे, हर एक MCQ 2 मार्क्स का, यानी कि 30 MCQs हो जाएंगे मेरे पास 60 मार्क्स के। सही है जी। 60 मार्क्स तो मैं यहाँ से कवर कर सकती हूँ। सही, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे मेरे पास आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जिसको मैं DQs भी बोलती हूँ। D फॉर डिस्क्रिप्टिव, Q फॉर क्यूज। DQs, अच्छा जी, ये मेरे पास आएंगे 2 क्वेश्चंस। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। ये जो होंगे ये दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दो आएंगे और ये दोनों 5-5 मार्क्स के होंगे, यानी कि 2 5 ज़ा 10। यहाँ तक मेरे हो गए 70 मार्क्स। पहले मैंने आपको बताया, पहले आएंगे मेरे MCQs। 30 MCQs आएंगे, हर एक MCQs होगा 2 मार्क्स का। 32 ज़ा 60। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरे आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जो कि दो होंगे और वो दोनों होंगे 5-5 मार्क्स के। तो ये हो जाएगा मेरा 10 मार्क्स का। 30 + 60 + 10 = 70। थर्ड नंबर पे मेरे पास आएंगे न्यूमेरिकल असेसमेंट क्वेश्चंस, NAQs। अच्छा जी, ये मेरे पास होंगे 3। इसको हम लोग MTQs भी बोलते हैं, मल्टीपल टास्क क्वेश्चन। ये 10-10 मार्क्स के होंगे। इसके अंदर जो है वो आपको बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो आपको बकायदा टाइप करके बॉक्सेस में इनकी वैल्यूज पुट करनी होगी। कैसे करेंगे ये हम आगे चल के सीखेंगे। अच्छा, याद रहे बात, मैंने शुरू में बताया कि हमारे जो है वो 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो ये डिवाइड नहीं है कि पार्ट ए से लेके सी तक MCQs आएंगे, फिर डी से जो है ना वो MTQs आएंगे। इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्ट ए से लेके पार्ट डी तक हमारे इन इन पार्ट ए से लेके पार्ट डी के अंदर जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से वो कहीं से भी MCQs पूछ सकता है। पार्ट ए से लेके पार्ट डी तक जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो कहीं से भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। पार्ट ए से लेके पार्ट डी तक जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो कहीं से भी MTQ पूछ सकता है। लेकिन MTQ के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिसाइडेड है कि यहाँ से ही MTQ जो पास्ट पेपर्स हैं यहाँ से ही बन के आ रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये था हमारा पेपर पैटर्न और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? एनी ग्रुप ऑफ पीपल विच रन देयर एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारा प्राइम मकसद हो पैसा कमाना, वो मेरे लिए बिजनेस है। ऐसा ही है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो है बच्चों वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तीसरा होता है सर्विसिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में मैं करती हूँ बाइंग एंड सेलिंग। जैसे कि मैं बना बनाया माल खरीदती हूँ और फिर आगे बेचती हूँ। आजकल ये बहुत हो रहा होता है। हर कोई जो है जैसे दराज है, दराज तो क्या होता है, वो बना बनाया माल खरीदते हैं रिटेलर से। सही है, होलसेलर से बना बनाया माल खरीद लेते हैं वो। ठीक है, उसके बाद फिर वो उसको अब एक जो है इंसान, वो होलसेलर है। ठीक है, उसने अपने पास तादाद में बैग्स खरीदे हैं। ठीक है, अब मैं उसके पास गई, मैंने उससे ना 10 पीस उठा लिए। बने बनाए बैग है ना, मैंने उठा लिए उससे। एक समझ लो मैंने 1000 रुपए के 10 बैग उठाए, यानी कि एक बैग मुझे पड़ा 100 रुपए का। अब मैं उसको आगे बेचूंगी 120 का, तभी तो होगा ना बिजनेस। बिजनेस का मकसद क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। मेरा प्राइम मकसद होता है बिजनेस का। तो मैंने बना बनाया पर्स खरीदा। मेरी कोई जो है पर्स को बनाने में मैंने कोई, मेरी जीरो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि मैंने तो मैन्युफैक्चर किए ही नहीं है बैग। फिर उसके बाद वो मैं आगे बेचूंगी। तो इस तरह के बिजनेस को मैं बोलूंगी ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें मैं बना बनाया माल खरीदती हूँ और फिर जो है हम उसको आगे बेचते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है मेरे पास
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर पहले नंबर पे हम बाय, फिर सेकंड पे प्रोसेस, तीसरे नंबर पे सेल। ये जो बाय है ना, इस बाय का मकसद है कि मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगी। जैसे कि बहुत मशहूर ब्रांड है जिसका नाम है गुल अहमद। ठीक है, गुल अहमद के कपड़े। तो गुल अहमद क्या करता है, कपड़ा खुद बनाता है। रुई से लेके, रुई से स्टार्ट करता है, रुई से कपड़े की डिजाइनिंग, कपड़ों के जो जो स्टेम्स लगते हैं, कपड़ों के प्रिंट्स, हर चीज वो खुद करता है। खुद वो प्रोसेसिंग से निकाल के उनको एक फिनिश गुड की सूरत में लाता है, फिर वो बेचता है, फिर उससे पैसे कमाता है। ठीक है। ब्रांड का मतलब क्या होता है कि ब्रांड जो है वो जरूरी नहीं है ब्रांड हो, जो है वो चीज खुद बनाता है और फिर बेचता है। इस तरीके के बिजनेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आई रिपीट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। थर्ड पे मेरे पास आ जाता है सर्विसिंग बिजनेस। सर्विसिंग बिजनेस में मेरे पास क्या होता है, देखो बच्चों, सर्विसिंग बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड होती है। जैसे कि अगर मैं टीचर हूँ आप लोगों की, ठीक है। अगर मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊंगी तो उस 1 घंटा अगर आप पढ़ाने के बदले मुझे पैसे दोगे, तो बदले में मैं आपको कोई चीज नहीं दूंगी। सही है, टेंजिबल फॉर्म की, कि मैं आपको बदले में कोई चीज नहीं दूंगी। मैं आपको अपनी स्किल दूंगी, मैं आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करूंगी पढ़ा के। इसी तरीके से जो डॉक्टर होते हैं, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हमने फीस दी, डॉक्टर ने हमें चेक किया, तो वो जो चेक करना है ना, बेसिकली वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करके कमा तो वो भी पैसे रह कर, तो वो भी बिजनेस रहा है, लेकिन उसकी बिजनेस की नेचर क्या है, सर्विसिंग। ठीक है, ये 3 टाइप से हमारी बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके से फॉर्म हो सकता है। पहले नंबर पे सोल प्रोप्राइटर, दूसरे नंबर पे पार्टनरशिप, तीसरे नंबर पे कंपनी। देखो भाई, एक अकेला बंदा, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मैंने पैसा लगाया, ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट होगा वो भी मेरा, जो भी नुकसान होगा वो भी मेरा, क्योंकि आई एम द ओनली सोल ओनर, सोल प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी। फिर आ जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में 2 से 3, 2 से लेके 18 तक की वो होती है। लोग जो हैं ये मिल के जो है पार्टनरशिप, पार्टनर जो है मिलके ये बिजनेस करते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। अच्छा, अब अगर नुकसान होगा तो वो सब बांटेंगे, और अगर मुनाफा होगा तो वो सब बांटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक बंदा बांटे। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में तो सबका पैसा लगा हुआ है ना। तीसरे नंबर पे आ जाता है कंपनी। कंपनी जो है, कंपनी को बोलते हैं शेयर होल्डर। कंपनी में जो पैसा लगा हुआ होता है वो लगा हुआ होता है शेयर होल्डर्स का। ये क्या चीज होती है, ये आप लोगों ने आगे जाके आप और बेहतर तरीकों से पढ़ोगे। अभी इतना समझ समझ लो कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अगर मैं आपको बोलूं यूनिलीवर, यूनिलीवर एक कंपनी है, तो यूनिलीवर कोई इंसान नहीं है। यूनिलीवर एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके पीछे शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है। ठीक है जी। तो इन 3 तरीकों से बिजनेस होता है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता दूं कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। हमारे पास 2 तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में तो आ जाएगी हमारी मैनेजमेंट। ठीक है, हमारी जो अंदर की ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है वो हमारी कहलाती है इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी। अब हमारे पास दूसरे नंबर्स पे आ जाते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में। हमारे पास होते हैं शेयर होल्डर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट बॉडीज, क्रेडिटर्स, डेटर्स, एनजीओज। अब सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर में क्या फर्क है। देखो जी, स्टेक होल्डर में फर्क ये है कि जिसको बिजनेस के काम में इंटरेस्ट हो, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि जिसको बिजनेस के काम में इंटरेस्ट हो वो मेरा कहलाएगा स्टेक होल्डर। ठीक है जी। और शेयर होल्डर जो है जिसको बिजनेस के काम में इंटरेस्ट नहीं हो, उसने सिर्फ पैसा लगाया हुआ, उसको आखिर में, साल के आखिर में उसको डिविडेंड मिल जाए। ठीक है जी। बैंक्स,
बैंक्स जो हैं ये हमारे एक्सटर्नल यानी कि बाहर का शेयर स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है। गवर्नमेंट बॉडीज, क्रेडिटर्स, डेटर्स, एनजीओस, ये तमाम जो हैं ये हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा जी, फिर मेरे पास आ जाता है तीन अकाउंटिंग में डिफरेंसेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज होती है? इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि हम लोग पहले डबल एंट्री बनाते हैं, फिर उसको हम लोग लेजर में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस मैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाती हूँ। तो इट इंक्लूड बुक कीपिंग एंड द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड मेरे पास आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज अ सिस्टम टू assemble and furnish the useful material and summarize accounting information to the management। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम लोग assemble करते हैं और फर्निश करते हैं यूजफुल मटेरियल, सही है, और उसको एक अकाउंटिंग फॉर्म में, एक समराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में लेके आते हैं और मैनेजमेंट को दिखाते हैं, जैसे कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है। और याद रहे ये बात कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं होते। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉपर आईएफआरएस, आईएएस फॉलो होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। नो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। फिर मेरे पास आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट ही है। इट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स। कॉन्स्टिट्यूट्स हम कहते हैं मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या चीज आती है? मटेरियल का, लेबर, ओवरहेड। तो जो हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बेसिकली कि मैं मटेरियल ए खरीदूं या मटेरियल बी, कौन सा मटेरियल सही रहेगा, इसकी कॉस्टिंग करना, लेबर को मैं कितने पैसे दूं, मेरा कितना खर्चा आएगा ओवरहेड के ऊपर। तो बेसिकली तमाम कॉस्ट ऑफ के प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा आएगा, ये मेरी क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बात याद रखिएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनली यूज होती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नली यूज होती है, यानी कि बाहर। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉपर आईएएस और आईएफआरएस फॉलो होते हैं और हमें जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाहर लोगों को दिखानी होती है, बाहर शेयर होल्डर्स को दिखानी होती है, जिसकी वजह वजह से इसका प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। एज पर द स्टैंडर्ड्स बना होना बहुत जरूरी है। फिर मेरे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या चीज होती है? हम करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इंटरनल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम करते हैं एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर नॉट लीगली रिक्वायर्ड, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती कि जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये अगर मैंने सेल किए तो अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, तो ये प्रॉपर एंट्री इस तरीके से पास होगी, फिर इस लेजर में ट्रांसफर होगी। तो इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल और फ्यूचर डेटा होता है, यानी कि पास्ट, और हम पास्ट का प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट के डेटा से फ्यूचर के डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा मैंने 2023 में मैंने सेल की हैं 1000 यूनिट्स, 2022 में मैंने किए थे 900 यूनिट्स। अब जैसे कि ट्रेंड तो ये है कि मेरा जो है वो सेल बढ़ी है, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि शायद कि 2024 में मेरे जो यूनिट्स हो जाएंगे 1050। ठीक है, बेसिकली मैं एनालाइज करती हूँ, लेकिन जो होता है एक्चुअल में वो
इसकी भी आगे प्रॉपर कैलकुलेशन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये नहीं बता सकते कि हमें अगले साल कितना प्रॉफिट होगा, ये नामुमकिन सी बात है। ठीक है जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी डेटा दोनों होता है। इससे मुराद क्या है? मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा, पैसे में भी बात होती है, और जैसे कि इंग्लिश में भी मैं लिखूंगी, ठीक है, नॉन मॉनेटरी, दोनों दोनों चीजें होती हैं, दोनों डेटा होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी डेटा ही होता है। नो रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई रूल्स और कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं होती है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रूल्स और रेगुलेशन जो है वो फॉलो होती हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट, बेसिकली कॉस्ट क्या होती है? आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है? व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट एक ऐसी चीज होती है, एक्सपेंस टू रन बिजनेस इज कॉल्ड कॉस्ट। बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंस होते हैं, वो मेरी कॉस्ट है। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन होती है चार तरीकों से। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। सही है जी। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। बाय फंक्शन के अंदर मेरे पास आ जाती हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, costs which are incurred to produce a finished good and make them available for sale। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है, नाम से जाहिर है, प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने बताया एक्सपेंस। तो प्रोडक्शन का खर्चा, प्रोडक्शन करने में जो जो भी खर्चा इनकर्ड, कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ फिनिश गुड एंड मेक देम अवेलेबल फॉर सेल, ये मेरी होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे कि मटेरियल, अब जाहिर सी बात है मुझे कोई एक चीज बनानी है, उसमें जाहिर सी बात है मटेरियल लगेगा, लेबर उसको बनाएगा तो लेबर कॉस्ट लगेगी, और मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस भी लगेगा। तो याद रखिएगा, कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ फिनिश गुड एंड मेक देम अवेलेबल फॉर सेल। फिर मेरे पास आ जाती, अब याद रहे बात, मैं पहले मैंने बताया कॉस्ट क्या होती है, फिर मैंने बताया कॉस्ट चार तरीकों से होती है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, बाय नेचर, बाय बिहेवियर और बाय एलिमेंट। अभी हम पढ़ रहे हैं बाय फंक्शन। बाय फंक्शन में मैंने बताया प्रोडक्शन कॉस्ट, अब मैं बता रही हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड इन द जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट इनकर्ड इन द जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये रोजमर्रा के जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, जो कि जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि यूटिलिटीज का कॉस्ट, सैलरीज की कॉस्ट और रेंट की कॉस्ट। ठीक है जी। फिर आ जाती है मेरे पास फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में हम कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं तो ये मेरी कहलाती है फाइनेंसिंग कॉस्ट, जैसे कि इंटरेस्ट या ब्रोकेज फी। ठीक है जी। अगर जो है मैंने बैंक से पैसा लोन लिया 1 लाख रुपए, मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने बैंक से जो लोन लिया है वो मुझसे इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा ना, तो जो मैं बैंक को इंटरेस्ट दूंगी ना, वो मेरे कहलाएगा फाइनेंसिंग कॉस्ट। वो क्यों कहलाएगा फाइनेंसिंग कॉस्ट? क्योंकि मैंने अपना पैसा बिजनेस में एक्टिविटी में लगाया है, अब मैंने अपने बिजनेस को फाइनेंस किया है। इसकी दूसरी एग्जांपल है ब्रोकेज फी। आप लोगों को पता होगा स्टॉक मार्केट में लोग जो है शेयर्स खरीद लेते हैं। ठीक है। तो मैंने जो है अपने कंपनी के, मेरे पास पैसा आए, मैंने जो है फलानी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। सही है। अब मैंने जब शेयर्स खरीद लिए, अब जाहिर सी बात है मुझे इतनी नो हाउ नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो मैंने ब्रोकर को हायर किया। अब जाहिर सी बात है वो मुझसे फीस लेगा, तो बेसिकली जो मैं उसको फीस दूंगी वो मेरी होगी फाइनेंसिंग कॉस्ट। चौथे नंबर पे मेरे पास आ जाता है मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट मेरे पास होती है
costs incurred to get the finished good to the point where people can buy them and to pursue people to buy them. बेसिकली कॉस्ट इनकर्ड, ऐसा ऐसा खर्चा जो कि इनकर टू गेट द फिनिश गुड टू द पॉइंट। अब मैंने शुरू में क्या बताया, मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ाई ना आपको, मैंने जो है मटेरियल लेबर और एक्सपेंस लगा के अपने, फॉर एग्जांपल मैं एक बैग बना रही हूँ, मैंने बैग बना लिया, ठीक है। अब पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि ये बैग बना है, मार्केट में ये नई नई चीज आई है, तो जाहिर सी बात है इसकी मार्केटिंग में करूंगी। तो कॉस्ट इनकर टू द फिनिश गुड टू गेट द फिनिश गुड टू द पॉइंट। ऐसे जैसे कि हम जाते हैं इम्तियाज पे, नाहिद पे, तो वहां क्या है, चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो उसको वहां से लेकर आया होगा ना, उनके वेयर हाउस से या उनकी फैक्ट्री से। तो जाहिर सी बात है फिर वेयर पीपल कैन बाय देम, और फिर जब हम वहां जाते हैं तो हम उसको बाय करते हैं, ठीक है। और या फिर वो उसकी उस तरीके से उसकी बिल बोर्ड्स पे उनकी मार्केटिंग करते हैं कि हम परसूड, हमारा दिल लल चाहता है कि हम यार हमारे पास भी ये चीज हो, ठीक है। तो बेसिकली मार्केटिंग कॉस्ट क्या होती है, चीज बन गई है उसकी मार्केटिंग करना, ठीक है, और लोगों को मुतवज्जा करना कि ये चीज भाईजान खरीदें। जैसे कि सेलिंग कॉस्ट हो गई मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, ये थी मेरी चार कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट, नंबर सेकंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, नंबर थर्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट, नंबर फोर्थ मार्केटिंग कॉस्ट। फिर मेरे पास आ जाता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर के अंदर दो चीजें आती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, याद रखिएगा ये बात, डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम वन पर्टिकुलर यूनिट। डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है, आपसे कोई भी पूछे कहीं पे कोई एग्जाम में पूछो व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, आपका सिंपल आंसर होना चाहिए विच कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम वन पर्टिकुलर यूनिट। जैसे कि आसान अल्फाज में इसको डायरेक्ट कॉस्ट ऑन द प्रोडक्ट, हर वो खर्चा जो प्रोडक्ट के ऊपर हुआ हो वो खर्चा मेरा कहलाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम वन पर्टिकुलर यूनिट। जैसे कि आसान अल्फाज में व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, हर वो खर्चा जो फॉर द प्रोडक्ट हुआ हो। डायरेक्ट कॉस्ट हर वो खर्चा जो ऑन द प्रोडक्ट हुआ हो। कैसे? अच्छा जी, डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम वन पर्टिकुलर यूनिट। अब एग्जांपल, अब एक गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी को बनाने में जो ये जो इसकी बॉडी होती है मेटेलिक की, ठीक है, तो ये जो रॉ मटेरियल है ये ऑन द प्रोडक्ट लगा है, प्रोडक्ट के ऊपर लगा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। या एक और एग्जांपल, जो इस गाड़ी के अंदर जो सीट्स होती हैं, ठीक है, बैठने की जो सीट्स, इनके ऊपर जो कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, क्योंकि वो जो खर्चा है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर हुआ है। सीट्स जो है वो गाड़ी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, लेकिन जो कपड़े को जो सीने में या स्टेपल करने में जो पिन्स लगी हैं या जो धागा लगा है, वो तो फॉर द प्रोडक्ट हुआ है ना। अगर मैं उसको पिन नहीं करूंगी या सीऊंगी नहीं तो क्या वो टिकेगा, वो तो हट जाएगा सीट से, सही ना। तो वो बहुत जरूरी था प्रोडक्ट के लिए, फॉर द प्रोडक्ट। खर्चा तो वो भी है लेकिन वो इनडायरेक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के लिए जरूरी था। हर वो खर्चा जो प्रोडक्ट के लिए जरूरी हो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, और हर वो खर्चा जो प्रोडक्ट के ऊपर हो वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, ठीक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन पढ़ा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर पढ़ा, अब पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। अच्छा जी, अब पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर मेरे पास आ जाती हैं तीन चीजें। मटेरियल, जिस तरह केमिस्ट्री के एलिमेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, जिस वक्त याद नहीं आ रहे, केमिस्ट्री के भी कुछ एलिमेंट्स होते थे,
अल्फा बीटा गामा शायद। ठीक है, तो अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग के तीन एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब ये मटेरियल जो है, अब जैसे कि पहले मैंने बताया था कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अब मटेरियल जो है ये डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। अगर ये डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर लगा ये मटेरियल तो ये डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, इस पे होने वाला खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट होगा। ठीक है, अगर जो है ये प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इसका इस पे होने वाले खर्चे को बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर मेरे पास आ जाता है लेबर। लेबर में भी होता है डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंस, मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं आपको देती हूँ इसकी एग्जांपल। मटेरियल की तो मैंने आपको दे दी कि गाड़ी के जो सीट कवर्स, जो कवर चढ़ा हुआ होता है वो मेरा होता है डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन जो उनको स्टेपल करने में या सीने में जो धागा इस्तेमाल होता है वो मेरे पास होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर आ जाता है मेरे पास लेबर। लेबर में मेरे पास होता है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है, अब जैसे फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में मशीन के ऊपर जो लेबर इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, वो डायरेक्ट लेबर होगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे ही है, उस पे उसको देने वाला खर्चा जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, सही, क्योंकि वो प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है ना, मशीन को ऑपरेट कर रहा है। इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड, वो भी तो लेबर है, बट उसका कोई लेना देना नहीं है। ही इज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसका काम तो भाई सिक्योरिटी पर्पस का है ना। लेकिन वो गार्ड बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना, फैक्ट्री की हिफाजत के लिए वो गार्ड बहुत जरूरी है। तो हर वो खर्चा जो प्रोडक्ट के लिए हो वो इनडायरेक्ट, हर वो खर्चा जो प्रोडक्ट के ऊपर हो वो डायरेक्ट। अब मेरे पास आ जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आता है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हर वो खर्चा जो प्रोडक्ट के ऊपर हो वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और हर वो खर्चा जो प्रोडक्ट के लिए हो वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ज्यादातर जितने भी खर्चे आपको देखने को मिलेंगे, हर दूसरा दूसरा तीसरा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। जैसे कि रेंट का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, हीटिंग और लाइटिंग का खर्चा, तमाम खर्चे जो है इनडायरेक्ट है, क्योंकि रेंट बहुत जरूरी है, सैलरीज बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट। अब मैं बात करती हूँ डायरेक्ट की। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जो प्रोडक्ट के ऊपर हो, इसकी एक ही एग्जांपल दी जाती है, वो होती है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? अब रहमत शीरी का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। अगर मैं रहमत शीरी वाले के पास जाऊं, मैं उससे बोलूं कि भाई आप मुझे अपना नाम दे दो, मैं आपके नाम से आयशा मंजिल पे एक दुकान खोलना चाह रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको हर साल 1 लाख रुपए दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जो उसका नाम खरीदा है ना, मेरे पास अगर कोई सेल होगी तो वो तो रहमत शरीफ का नाम लेने की वजह से होगी। तो ये जो खर्चा मैंने किया ना, मैंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर किया। प्रोडक्ट क्या है? मेरा प्रोडक्ट है रहमत शरीफ का नाम। सही है, तो इस तरह के खर्चों को बोलते हैं रॉयल्टी। कहीं पर भी आप वर्ड पढ़ो डायरेक्ट एक्सपेंस, ये एमसीक्यू में बहुत दफा आया है, वो हमारे पास आ जाती है रॉयल्टी। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज लिखी हुई है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए डायरेक्ट मटेरियल के लिए। एक तो वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाए, उसकी कुछ मॉनेटरी सिग्निफिकेंस हो। ठीक है, इनडायरेक्ट की याद रहे तो बहुत ही मामूली सी मॉनेटरी सिग्निफिकेंस होती है। और डायरेक्ट का ये है कि वो पार्ट ऑफ फिनिश गुड हो, फिनिश गुड का पार्ट भी हो। जैसे कि मैंने मिसाल दी थी सीट कवर की, तो सीट कवर जो है ये देखते ही आइडेंटिफाई हो जाता है, यार ये तो कपड़ा लगाया है, ठीक है। और जाहिर सी बात है सीट कवर्स खरीदेंगे तो उसकी एक मॉनेटरी सिग्निफिकेंस भी होती है। और वो फिनिश गुड का, गाड़ी का बहुत अहम पार्ट होती है सीटें। सीटें नहीं होंगी तो बैठेंगे कहाँ। फिर मेरे पास आ जाता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की कंडीशंस क्या है? कि टाइम एंड कॉस्ट आइडेंटिफाइड फ्रॉम वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट को देखते ही पता लग गए के, और के लेबर बोले कि मैं इस एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगाऊंगा और मैं 1 घंटे के आपसे 100 रुपए लूंगा। तो टाइम एंड कॉस्ट आइडेंटिफाइड टू वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है डायरेक्ट लेबर। फिर मेरे पास आ जाता है
कंडीशन फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट आइडेंटिफाइबल टू वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि एक यूनिट से आइडेंटिफाई हो जाए, जैसे कि मैंने मिसाल दी आप लोगों को, रॉयल्टी। अब आगे चलते हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। पहले आ जाएगा मेरे पास फिक्स कॉस्ट, फिर आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, फिर आ जाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिर आ जाएगा मेरे पास स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये अब मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन पढ़ाया, बाय नेचर पढ़ाया, बाय एलिमेंट पढ़ाया, अब पढ़ाऊंगी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। याद रखिएगा कॉस्ट के चार बिहेवियर्स हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये क्या है ये मैं पढ़ाती हूँ। अभी इससे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? The aggregate माने sum, the sum of direct material, direct labor and direct expense। जब अगर हम डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को और डायरेक्ट एक्सपेंस को जब हम ऐड कर लेंगे इन तीनों को, तो वो हमारे पास कहलाता है प्राइम कॉस्ट। याद रहे ये बात कि प्राइम कॉस्ट जो है ये कहीं पर भी पूछा जाए व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, आपने सिर्फ इतना लिखना है, द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर मेरे पास आ जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है? द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड, आगे लिखा हुआ ये एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। कहीं पर भी पूछे आपसे, बेसिकली कन्वर्जन कॉस्ट निकला है कन्वर्ट से। अब जो है रॉ मटेरियल में ला के रख दूं, तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड की फॉर्म में कौन लाएगा? लेबर लाएगा। लेबर किसकी मदद से लाएगा? विद द हेल्प ऑफ मशीन। और जब मशीनें चलती हैं तो ओवरहेड तो आएगा, ओवरहेड माने खर्चा। ठीक है जी। फिर मेरे पास आ जाता है यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट यूनिट। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, याद इसको बहुत अहम याद रखिएगा। यूनिट कॉस्ट क्या होता है? द यूनिट कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉर वन यूनिट। एक यूनिट पे खरीदने का जो खर्चा, या एक यूनिट, अगर फॉर एग्जांपल एक मैंने डब्बा खरीदा है पेन का 100 रुपए का, एक पेन है 10 रुपए का, तो द यूनिट कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉर वन यूनिट। तो जो एक पेन जो 10 रुपए का है ना, वो होगी मेरी यूनिट कॉस्ट। ठीक है जी। यूनिट कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट भी बोलते हैं, एक यूनिट की कॉस्ट। फिर मेरे पास आ जाता है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज पेन, फोन और फर्नीचर। याद रहे बात के कॉस्ट यूनिट कोई भी पैसे नहीं होते, कॉस्ट यूनिट होती है कोई भी प्रोडक्ट। अब जैसे पाक फैन है, पाक फैन एक कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट क्या है? पंखे बनाती है वो, ठीक है। तो पंखा है उसका कॉस्ट यूनिट, और एक पंखा अगर फॉर सपोज 1500 का आता है तो वो है उसका यूनिट कॉस्ट। ठीक है, याद रहे यूनिट कॉस्ट हम बोलते हैं एक यूनिट की कीमत को, ठीक है, और कॉस्ट यूनिट हम बोलते हैं उस प्रोडक्ट को, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि सैमसंग एक कंपनी है, उसका फोन जो है वो उसकी प्रोडक्ट है, और एक फोन जो है वो 50,000 का है, तो वो उसकी होगी यूनिट कॉस्ट। अच्छा जी। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट। याद रहे ये बात, फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है ये ऐसा स्ट्रेट बनता है इस तरह से। ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ये लाइन होती है कॉस्ट की लाइन, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये लाइन होती है एक्टिविटी लेवल की लाइन। एक्टिविटी लेवल बेसिकली परफॉर्मेंस होती है, कि मैंने 10 यूनिट बनाए, 20 यूनिट बनाए, 30 यूनिट बनाए, मैं 10 लोगों को लेके गई, 20 लोगों का खर्चा। बेसिकली एक्टिविटी जो बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। याद रखिएगा ये बात कि फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है वो टोटल पर हर, अच्छा सबसे पहली बात, जो हम चार कॉस्ट पढ़ेंगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये जो चार कॉस्ट हैं ये दो दो पे पढ़ेंगे। तो एक दफा पढ़ेंगे टोटल पर, एक दफा पढ़ेंगे पर यूनिट पर, एक दफा पढ़ेंगे टोटल पर, एक दफा पढ़ेंगे पर यूनिट पर। अभी हम पढ़ रहे हैं टोटल पर, फिक्स कॉस्ट टोटल। याद रखिएगा ये बात कि फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है वो टोटल पर कुछ इस तरीके से बनता है।
ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन स्ट्रेट। अब एक बात है, मैंने एक फार्म हाउस बुक किया है, उसका किराया है 10,000 रुपए। अक्सर जो पिकनिक वगैरह पे जाते हैं कि कैसे 10,000 रुपए जो है फार्म हाउस का रेंट है, ठीक है जी। अब फार्म हाउस वाले को इस बात से कोई गर्ज नहीं है, फॉर सपोज फार्म हाउस था 10 फ्रेंड्स, ठीक है, 10 फ्रेंड्स जा रहे थे। अब मैं 5 फ्रेंड, 5 लोगों ने मना कर दिया, मैं 5 लेके जाऊं, मैं 8 लेके लेके जाऊं, मैं 20 फ्रेंड्स लेके जाऊं, आया वहां जगह नहीं होगी, सही है, लेकिन मैं 20 बंदे भी ले जाऊं, ठीक है। लेकिन जो फार्म हाउस ने मुझसे रेंट ले लिया है 10,000, ना उसमें वो कमी कर सकता है, ना वो उसमें ज्यादती कर सकता है। क्योंकि एक्टिविटी, बेसिकली एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, लोगों के बढ़ने या कम होने से, अगर फॉर सपोज 10 बंदे जा रहे थे, 10 बंदे नहीं गए, 5 बंदे गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिकनिक से वापसी पे मुझे फार्म हाउस वाला 5,000 रुपए जेब से निकाल के देगा कि ये ले भाईजान, आपके 5 दोस्त तो आए नहीं तो आपने किराया हमें क्यों दिया। ऐसा नहीं है। फिक्स कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती, इसलिए इसका जो ग्राफ है ये बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, कांस्टेंट। इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है कि फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है जी। अभी मैंने ये पढ़ाया है आपको ये ग्राफ टोटल पर, अब मैं आपको ये ग्राफ पढ़ाऊंगी पर यूनिट पर। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगी पर यूनिट पर। फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है पर यूनिट पे वो कुछ ऐसे डिक्लाइन में बनता है, ये देख रहे हो आप, डिक्लाइन। अच्छा जी। अब मैं 10,000 मेरा किराया था ना फार्म हाउस का, अब मैं 10 लोग लेके जा रही हूँ, तो पर हेड कितना आएगा, 1,000। अब मैं 20 लोग लेके जा रही हूँ, तो पर हेड यानी पर यूनिट, एक बंदा 1 यूनिट होगा, तो एक के ऊपर आएगा 500। अब मैं 30 लोग लेके जा रही हूँ, तो एक के ऊपर आएगा 333। तो एक्टिविटी के बढ़ने से मेरी जो कॉस्ट है पर यूनिट की, जो कॉस्ट है, आई रिपीट, एक्टिविटी के बढ़ने से 10 से लोग 20 हुए, 20 से 30 हुए, एक्टिविटी के बढ़ने से मेरा खर्चा कम हो रहा है, तो ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन, ठीक है। एक्टिविटी के बढ़ने से मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ यूं तिरछा टेढ़ा डिक्लाइनिंग फॉर्म में बनता है। याद रहे यहाँ पे आ जाता है कॉस्ट पर यूनिट, ऊपर वाले में आता है कॉस्ट, क्योंकि वो ग्राफ था टोटल कॉस्ट का, ये ग्राफ है कॉस्ट पर यूनिट का। याद रखिएगा ये बात, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ टोटल पे बनता है एकदम सीधा, एकदम कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि एक्टिविटी के बढ़ने या कम होने से कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि पर यूनिट का ग्राफ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनता है डिक्लाइनिंग में। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी के बढ़ने से मेरी जो पर यूनिट की कॉस्ट है उसमें कमी आती आएगी। अगर मैं 40 कर से डिवाइड करूँ ना 10,000 को, तो और कम, 50 से और कम। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन जो लाइन है ना ये कभी भी इसको टच करके नीचे नहीं आएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक बंदे के ऊपर जीरो कॉस्ट आ रही हो, 0.1 तो आ ही रही होगी, ठीक है। याद रखिएगा डिक्लाइन तो होता है बट इट नेवर टच द ओरिजिन। आगे चलते हैं। फिर मेरे पास आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ जो है वो एक्टिविटी के बढ़ने से बढ़ता है और एक्टिविटी के कम होने से कम होता है। ये फिक्स कॉस्ट का बिल्कुल उल्टा है। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ क्या था, जो कि एक्टिविटी के बढ़ने या कम होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो मेरा ये ग्राफ होता है वेरिएबल कॉस्ट का, इसमें है एक्टिविटी के बढ़ने और कम होने से मेरी जो कॉस्ट है वो कम या ज्यादा होगी। अगर मैं 10 यूनिट बनाती हूँ, मेरा खर्चा आएगा 100, उनको रुपीज कर लेते हैं, ठीक है जी, 100 रुपीज। अगर मैं 20 यूनिट बनाऊंगी मेरा खर्चा होगा 200, अगर मैं 30 यूनिट बनाऊंगी मेरा खर्चा होगा 300। एक्टिविटी के बढ़ने से मेरा खर्चा भी बढ़ेगा। तो ये देखा, वेरी नाम से जाहिर है, वेरिएबल, वेरी, खर्चा वेरी कर रहा है। यूनिट ज्यादा बनेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, यूनिट्स कम होंगे तो खर्चा भी हमारा कम होगा, ठीक है जी। अब इसका जो ग्राफ है पर यूनिट पे, ये मैंने बात की थी टोटल पे, अब इसका जो ग्राफ है
पर यूनिट पे वो कुछ बनेगा ऐसा, यूं, स्ट्रेट लाइन। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि मिस ये तो ग्राफ फिक्स कॉस्ट का टोटल का भी यही ग्राफ है, तो मैंने बराबर में बनाया हुआ है। अगर आपको वो ये दोनों ग्राफ दे दे और वो आपसे पूछे कि इसमें से फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कौन सा है, टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, तो आप लोग कैसे पहचानोगे? अगर वो आपसे फिक्स कॉस्ट के बारे में पूछ रहा होगा तो वो आपको यहाँ वर्टिकल लाइन के ऊपर टोटल कॉस्ट लिख के देगा, और अगर वो आपसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ में पूछ रहा होगा तो वो यहाँ पे आपको कॉस्ट पर यूनिट लिख के देगा। ठीक है, ये एक बात। और दूसरी बात ये बता दूं कि इस फिक्स कॉस्ट का ग्राफ तो सीधा इसलिए बनता है ना कि एक्टिविटी के बढ़ने या कम होने से मेरे कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ सीधा इसलिए बनता है, अगर फॉर सपोज एक पेन है, ठीक है, या एक पेंसिल है, ठीक है जी। अब इस पेंसिल को बनाने में 2 kg का मटेरियल लगा है, ठीक है। लेबर ने इस पेंसिल को 2 आवर्स में बनाया है, और जो मेरा खर्चा हुआ है ओवरहेड्स का वो भी 2 आवर्स का हुआ है। अब अगर मैं ऐसी 10 और पेंसिल बनाऊं, 10 पेंसिल्स और बनाऊं, तो हर पेंसिल को बनाने में 2 kg लगेगा। लेबर हर पेंसिल को बनाने में 2 घंटे लगाएगा। मेरा खर्चा भी ओवरहेड का 2 घंटे का ही होगा। तो पर यूनिट जो है, यहाँ हम बात कर रहे हैं पर यूनिट की, तो हर यूनिट को बनाने में सेम मटेरियल, सेम लेबर और सेम ओवरहेड का खर्चा लगेगा। ये तो मैंने बात केजीज में की। अगर दो दो केजी आएगा फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का, लेबर 1 घंटे के लेगा मुझसे 100 रुपए, तो 2 घंटे के हो जाएंगे 200, और ओवरहेड का खर्चा तो 2 घंटे, उसका खर्चा हो जाएगा 300। तो हर पेन को बनाने में मेरा जो है 610 रुपए का खर्चा ही होगा। इसलिए जो है इसका जो ग्राफ है वो ऐसे कांस्टेंट बनता है। डिफरेंस मैंने बता दिया है। कभी भी जानना हो कि फिक्स कॉस्ट टोटल में और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ दोनों के सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि फिक्स कॉस्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है टोटल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है कॉस्ट पर यूनिट। और मैंने इनकी वजहें भी बता दी हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। अब आ जाएगा मेरे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को मैं सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोलती हूँ। सेमी में जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सेमी पर्शियन, ठीक है। आधी पर्शियन होती है, आधी वो पाकिस्तानी होती है, ठीक है। तो इस तरह सेमी वेरिएबल, आधी वेरिएबल आधी फिक्स। अच्छा जी, इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह बनता है। यूं एक स्ट्रेट लाइन जाती है, ये स्ट्रेट लाइन, बस वगैरह रब करूँ अगर, यूं ये स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है जी। बेसिकली ग्राफ जो होता है ना वो यूं होता है, ये लाइन भी नहीं होती। अगर मैं इसको दोबारा अच्छे से ड्रॉ करूँ, यूं बनता है ग्राफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कहीं पर भी आपको ये इस तरह से ग्राफ बना हुआ नजर है, आपने आंख बंद करते ही मार्क कर देना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब ये ऐसा क्यों बनता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर गौर करो ना, तो यहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन छुपी हुई होती है, ये खर्चा होता है फिक्स का खर्चा। अगर मैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन में अगर मैं हाथ रख दूं, आप लोग अपना हाथ रखिए देखिएगा, तो ये जो है, और इसको छुपा दूं ये ऊपर वाली लाइन को, यहाँ पे भी हाथ हाथ रख दूं यहाँ पे भी, तो ये जो ग्राफ बन जाएगा ये लग रहा है फिक्स कॉस्ट का, ठीक है, सिर्फ सीधी लाइन है। अगर मैं जो हूँ सिर्फ ये नीचे इधर इधर अपना हाथ रखूं, तो ये अभी ग्राफ लग रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ऊपर तक जा रहा है, ये लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। तो इस ग्राफ के अंदर दोनों चीजें आ रही हैं, फिक्स कॉस्ट भी आ रही है और वेरिएबल कॉस्ट भी आ रही है। जो इतना जो खर्चा होता है वो फिक्स कॉस्ट का खर्चा होता है, और इसके ऊपर का जो खर्चा होता है वो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा होता है, ठीक है जी। अब इसकी एक एग्जांपल देते हैं। ये मैंने बताया आपको टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
सबका फॉर्मूला होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा जो लाइन रेंट है, मेरे घर में फोन लगा हुआ है पीटीसीएल, उसका जो लाइन लाइन रेंट है वो है मेरा 500। ठीक है जी, 500 है मेरा लाइन रेंट। अगर मैं एक कॉल करती हूँ तो पर कॉल मुझे पड़ती है 5 रुपए की। एक दफा मैंने की है 200 कॉल्स और एक दफा मैंने की है 500 कॉल्स। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मैं बात कर रही हूँ पहले 200 कॉल्स की। देखो, अगर मैं कोई कॉल करूं या ना करूं, मेरा बिल 500 तो आना ही आना है। ठीक है जी। अब मैंने की है 200 कॉल्स और एक कॉल पड़ती है 5 की, तो 2 × 5 5000, मेरा बिल आ गया 1500। अब इस 1500 के अंदर 500 जो है वो फिक्स का खर्चा है और बकिया जो 1000 है वो मेरा वेरिएबल का खर्चा है। अब मैं बात करती हूँ किसकी, 500 कॉल्स की, तो फिक्स 500 तो आएगा ही आएगा। अब मैंने 500 कॉल किए, एक कॉल पड़ी है 5 की, तो 500 × 5 2500 ऐड करेंगे 3000। अब इस 3000 के अंदर जो 500 छुपा है वो है फिक्स का और जो बकिया है वो है वेरिएबल का। ठीक है जी। अभी जो इसका ग्राफ है कि ये जो 500 का जो खर्चा है ये तो यहाँ फिक्स ही है। अब जो मैं कॉल से जो मेरा खर्चा बढ़ रहा है कि 1000, मैंने जो मेरा 1500 के ऊपर जो 1000 आया, तो 1000 मेरा वेरिएबल का खर्च खाते में जाएगा। और इस 3000 के ऊपर जो टोटल मेरा खर्चा आया, अब जो बकिया जो पोर्शन है 500 के अलावा जो 2500, वो वेरिएबल के खाते में जाएगा। ठीक है जी। टोटल कॉस्ट पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ पे, पर यूनिट पे बात करते हैं। पर यूनिट पे इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है, यूं डिक्लाइन आएगा। अगर मैं इसको दोबारा से भी बनाऊं, ऐसे डिक्लाइन फिर स्ट्रेट। ठीक है जी। अब ये जो डिक्लाइन हो रहा है ना, ये ग्राफ हमने कहाँ पढ़ा है? कौन सी कॉस्ट का ग्राफ जो है डिक्लाइन होता है? फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है पर यूनिट पे डिक्लाइन होता है। और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है उसका ग्राफ देखो ये स्ट्रेट हो गया। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो दोनों कॉस्ट की कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। फिर मेरे पास आ जाता है स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट जो है, स्टेप यानी कि खर्चे में फिक्स, अभी तक मैंने बताया कि फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा सेम रहती है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जो फिक्स कॉस्ट है उसमें स्टेप आएगा। उसमें स्टेप कैसे आएगा? अब फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास कमरा है, ठीक है जी, वहां पे जो उसका किराया कितना है, वह 10,000। वहां, सॉरी, उसका किराया है 1,000। अब वहां पर जो है 10,000 बोरियां रखने की जगह है। तो जब तक वो कमरा 10,000 बोरियों से नहीं भर जाएगा, मेरा जो रेंट है वो 1,000 ही रहेगा। अब एक दिन क्या हुआ, मेरे पास बड़ा कंसाइनमेंट आ गया, मेरा जो खर्चा है वो मेरे पास जो ट्रक आया वो, उसके अंदर 15,000 बोरियां थी। अब जाहिर सी बात है मेरा जो पहले वाले कमरे की कैपेसिटी फुल हो गई। अब मुझे दूसरा वाला कमरा रेंट पे लेना है, तो मैंने एक और कमरा रेंट पे लिया, वो मुझे मिला 2,000 का। तो वहां पे ये तमाम बोरियां शिफ्ट हुई। तो जहां इतने अरसे से मैं सिर्फ 1,000 रुपए रेंट दे रही थी, अब मैं रेंट दूंगी 2,000, क्योंकि मेरे जो खर्चा है, मेरा जो फिक्स कॉस्ट थी 1,000 पिछले 1 साल से, अब उसमें स्टेप आ गया, वो बढ़ गई है। ठीक है जी। अब वो बढ़ के 2,000 हो गई है, यानी कि वो 2,000 से बढ़ी है। ठीक है। तो स्टेप फिक्स का मतलब होता है स्टेप आना, एक अरसे तक फिक्स रहना, फिर स्टेप आ जाना, फिर फिक्स रहना, फिर स्टेप आ जाना, और फिर फिक्स रहना, ये सिलसिला चलता रहता है। अब बात करते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट के ग्राफ की पर यूनिट पे। जिस तरह मैंने बताया, अगर मैं फिक्स कॉस्ट जिस तरह मैंने बताई, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर मैं डिवाइड कर रही थी,
तो वो पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही थी। सेम इधर ही है, ये डिक्रीज होगी, जो स्टेप आएगा वो फिर बढ़ेगी, फिर डिक्रीज होगी, जो स्टेप आएगा फिर बढ़ेगी, फिर डिवाइड करेंगे फिर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। खैर एग्जाम में सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा आपके पास ये इस तरह के ग्राफ। ठीक है जी। जो मेन आइडेंटिफिकेशन होती है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ में होती है। ये कुछ प्रैक्टिस थी, हम कर चुके हैं। अच्छा जी। अब एक एग्जांपल करते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को तमाम कॉस्ट की फंक्शन के एलिमेंट्स के नेचर एंड बिहेवियर पढ़ा दिया, प्राइम कॉस्ट पढ़ा दिया, कन्वर्जन कॉस्ट पढ़ा दिया, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट यूनिट पढ़ा दिया है। ठीक है जी। अब मैं आपको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालना सिखा रही हूँ। ठीक है जी। शेगी कंपनी मेक्स 20,000 ब्रेसेस पर ईयर। शेगी एक कंपनी है जो हर साल 20,000 ब्रेसेस बनाती है, और हर एक ब्रेस को बनाने में आधा घंटा लगता है लेबर का। आई रिपीट, शेगी कंपनी जो है वो शेगी कंपनी जो है वो 20,000 ब्रेसेस बनाती है, और हर एक ब्रेस को बनाने में आधा घंटा लगता है लेबर का, और लेबर जो है 1 घंटे के $5 चार्ज करता है। ये जो है क्वेश्चन यूसीसी की बुक का है, तभी यहाँ पे वर्ड डॉलर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। एंड थ्री बॉट इन कंपोनेंट्स, और ब्रेसेस को बनाने में 3 कंपोनेंट्स लगते हैं। एक कंपोनेंट आता है $1.25 का, एक कंपोनेंट आता है $2 का, और एक कंपोनेंट आता है 40 सेंट्स ईच रिस्पेक्टिवली। द पैकेजिंग फॉर द ब्रेस कॉस्ट $16 फॉर 100 बॉक्सेस। जो जो पैकेजिंग करते हैं डब्बों की ब्रेस के, $16 का खर्चा आता है 100 डब्बों को पैक करने में। आई रिपीट, $16 का खर्चा आता है 100 डब्बों को पैक करने में। The business incurs fixed production cost of 4,000 per annum and cost of selling, administration and distribution work out at 50 cent per item sold. जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो है 4,000 पर एनम। एनम मतलब सालाना, साल की, पर ईयर। जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो है 4,000, एंड द कॉस्ट ऑफ सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स आउट एट 50 सेंट पर आइटम सोल्ड। और जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 50 सेंट्स। 50 सेंट्स पर आइटम सोल्ड। कैलकुलेट द प्रोडक्शन एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रेस एंड रिकॉर्ड दिस इंफॉर्मेशन ऑन द कॉस्ट कार्ड। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है वो है 50 सेंट पर आइटम सोल्ड। एक ब्रेस बने बेचेंगे तो 50 सेंट्स का खर्चा आएगा। हमें जो है प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है और टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है जी। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, एक ब्रेस को बनाने में 3 कंपोनेंट्स लगे हैं। कंपोनेंट्स माने मटेरियल। एक आया है 1.25 का, एक आया 2 का, एक आया 0.25 का। इन तीनों को ऐड किया, आ गया 3.65। फिर है मेरे पास पैकेजिंग। पैकेजिंग मैंने 16 रुपए खर्च किए हैं 100 डब्बों को पैक करने में। एक डब्बा कितने में हुआ होगा? 0.16 डिवाइड करके निकाल लिया। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ एक यूनिट के लिए, एक ब्रेस को बनाने में कितना खर्चा आएगा। यूनिट कॉस्ट कार्ड, यहाँ पे जहाँ पे भी कॉस्ट कार्ड का वर्ड इस्तेमाल हो ना, तो एक यूनिट को बनाने में, एक ब्रेस को बनाने में 3.65 का मटेरियल लगा है। पैकेजिंग 100 डब्बों को पैक करने का खर्चा है $16। तो जब मैं 16 को डिवाइड करूंगी 100 से, तो एक डब्बे को खर्च पैक करने का खर्चा है 0.16। फिर आ जाएगा लेबर। लेबर जो है एक ब्रेस को बनाता है आधे घंटे में। ठीक है। और 1 घंटे के लेता है 5 पर आवर। तो यानी कि हाफ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से। ठीक है। जब वो 1 घंटे के 5 ले रहा है तो आधे घंटे के तो वो 2.5 लेगा ना। एक ब्रेस को बनाने में वो लेगा 2.5।
अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस ज्यादातर मैंने आपको ये भी बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल बहुत कम है, सही। अगर नहीं है तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। तो इन जब इन सबको जो मैंने ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गई, कहाँ चला गया, ये मेरे पास आ गई मेरी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के अंदर जब मैं ऐड करूंगी अपना प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड मेरा है 4,000। 4,000 सालाना, मैं तो यहाँ पे पर यूनिट के लिए बात कर रही हूँ। तो 4,000 को मैं डिवाइड करूंगी 20,000 से, कि 4,000 मेरा खर्चा है पूरे साल का, और मैं बनाती हूँ 20,000 यूनिट। यानी कि 20,000 यूनिट बनाने में 4,000 का खर्चा आता है। तो एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आता होगा फिक्स का, वही फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल रही हूँ, तो आ जाएगा 0.2। जब मैं प्राइम कॉस्ट के अंदर अपना प्रोडक्शन ओ एच माने ओवरहेड ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 6.51। अब जब मैं प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर अपनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो उसने मुझे बताया भी है कि पर आइटम सोल्ड के, अच्छा एक और बात यहाँ लिखा हुआ है 40 सेंट्स। 40 सेंट्स को आप हमेशा डिवाइड कर लोगे, कहीं पर भी अगर सेंट्स लिखा हुआ हो तो डिवाइड कर लेंगे। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 40 डिवाइड बाय 100 तो 0.40। ठीक है जी, इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे सेंट्स को, तो इस तरह 50 सेंट्स, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 0.5। तो यानी कि एक ब्रेस को बनाने में जो टोटल खर्चा आएगा, मैं एक ब्रेस की बात कर रही हूँ, वो आएगा 7.01। ठीक है जी। फिर ये एक और क्वेश्चन है कि a सर्विस फॉर a sport cars requires 3 hours of a skilled mechanic time followed by half hours of unskilled labor, rates of pay are। एक सर्विस स्पोर्ट कार्स बनाने में 3 घंटे लगते हैं स्किल्ड मैकेनिक के, यानी कि 3 घंटे लगते हैं उस्ताद के, और आधा घंटा लगता है छोटे के। अनस्किल्ड तो छोटा है ना, काम सीखा होता है। स्किल्ड यानी उस्ताद को में लेता है 1 घंटे के $9, और जो छोटा है वो 1 घंटे के लेता है $5। ऑयल, ऑयल फिल्टर, स्क्रीन वॉश, स्पार्क प्लग कॉस्ट 6.90 इन टोटल। ये तमाम डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है जी। रेंट एंड रेट्स फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम विच द सर्विस सेंटर ऑपरेट्स वर्क आउट एट 4 पर आवर। जो रेंट एंड रेट्स का जो खर्चा है, यानी कि ओवरहेड्स, रेंट एंड रेट्स बेसिकली ओवरहेड्स होते हैं, वो है 4 पर आवर। 1 घंटे का खर्चा है 4 पर आवर। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर 2 पर सर्विस, और एडमिन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2 पर सर्विस। मुझे आपको बताना है सिर्फ इतना कि प्राइम कॉस्ट कितनी है। देखो डायरेक्ट मटेरियल तो पता है ना, एक्सपोर्ट कार्स को बनाने में ऑयल लगेगा, ऑयल फिल्टर, स्क्रीन वॉश, सर्विस करने में ना ऑयल, ऑयल फिल्टर, स्क्रीन वॉश, स्पार्क प्लग्स, इन तमाम ये डायरेक्ट मटेरियल है। तो ये दिया हुआ भी है 6.90 पे। लेबर, यहाँ पे 2 लेबर है, एक स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड जो है 3 घंटे लगाता है, और अनस्किल्ड जो है आधे घंटा। तो स्किल्ड 3 × 9, 3 9 27, और हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 तो 2.5। ऐड करेंगे तीनों को तो मेरे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 36.40। बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। फिर जो है इसमें रिक्वायरमेंट तो नहीं है, अगर आगे वाले क्वेश्चन में है तो नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर तो हमसे वो टोटल कॉस्ट भी मांगता तो मैं आप प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करूंगी प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा है 4, 1 घंटे का खर्चा है 4, और मेरा ओवरहेड है 3.5 का। कैसे, 3 घंटे स्किल्ड के और हाफ आवर अनस्किल्ड के, दोनों को जब मैं ऐड करूंगी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि $14 खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड का। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी सर्विस कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे मैं स्पोर्ट कार की या स्पोर्ट बाइक की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, बना तो नहीं नहीं रही ना। इससे पहले वाले सवाल में मैं ब्रेसेस बना रही थी। तो ये आ जाएगी मेरी सर्विस कॉस्ट, इसमें मैं अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो 2 है वो मैं ऐड करूंगी, तो मेरे पास मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, अब एक और चीज,
अब मैं आप लोग को सिखा रही हूँ हाई लो मेथड। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे यूनिट्स दिए हैं 10,000, 13,000, 15,000। ठीक है जी, ये मुझे जो है ना मालूम करना है। ए में प्रोडक्ट को बनाने में अगर मैं 10,000 यूनिट्स बनाती हूँ मेरा खर्चा होता है 20,000। 13,000 बनाती हूँ मेरा खर्चा होता है 26,000। बी अगर बनाती हूँ 10,000 यूनिट बनाती हूँ मेरा खर्चा होता है 15,000। 13,000 यूनिट बनाती हूँ मेरा खर्चा होता है 19,500। सी अगर 10,000 यूनिट बनाती हूँ तो खर्चा होता है 5,000। 13,000 यूनिट बनाती हूँ तो खर्चा होता है 5,000। डी अगर प्रोडक्ट बनाती हूँ तो मेरा जो खर्चा होता है वो होता है 25,000। और 13,000 यूनिट्स बनाती हूँ तो खर्चा होता है 31,000। मुझे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल कॉस्ट, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हैं इनमें से। और बी में मुझे ये टोटल कॉस्ट निकालनी है 15,000 यूनिट्स की, क्योंकि ये जो मैंने ये क्लास में करवाया हुआ है तो मैं आपको सिर्फ ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रही हूँ तो इसमें एक सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे था क्वेश्चन मार्क। मुझे इन 15,000 की कॉस्ट मालूम करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले तो कैलकुलेटर जब आप लोग उठाओ अपने हाथ में, अभी उठाओ। 20,000 को डिवाइड करो 10,000 से आएगा 2। 26,000 को डिवाइड करोगे 13,000 से आएगा 2। तो मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को जो अभी 4 किस्म के ग्राफ पढ़ाए हैं, कॉस्ट पढ़ाई है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टैक फिक्स कॉस्ट। तो उसमें मुझे बताओ ये बात कि मैंने आप लोगों को ऐसा कौन सा ग्राफ पढ़ाया है जो कि पर यूनिट पर कांस्टेंट रहता है और अपने टोटल पर इंक्रीज होता है। आई रिपीट, पर यूनिट पर कांस्टेंट और टोटल पर इंक्रीज। ऐसा ग्राफ मैंने, ऐसी मैंने आपको कॉस्ट पढ़ाई है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ अपने पर यूनिट पर कांस्टेंट रहता है, जैसे कि यहाँ पे 2 ही रहा और अपने टोटल पर बढ़ता है, एक्टिविटी के बढ़ने के साथ बढ़ता है। 10,000 यूनिट बना रही थी, खर्चा हो रहा था 20,000। 13,000 यूनिट्स बना रही थी, प्रोडक्ट ए के, तो खर्चा हो रहा है 26,000। तो पहले तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मेरी ए वाला जो प्रोडक्ट है उस पे होने वाला जो खर्चा है वो है वेरिएबल कॉस्ट। सही है जी। अब अगेन मैं 10,000 यूनिट बनाती हूँ, एक यूनिट पे लग रहा है 2। 13,000 यूनिट बना रही हूँ, एक यूनिट पे लग रहा है 2। अब जाहिर सी बात है मैं 15,000 यूनिट बनाऊंगी तो एक यूनिट पे लगेगा 2। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ जाएगा 30,000। ठीक है जी, मैं दोबारा कंफ्यूज नहीं होना, कैलकुलेटर उठाओ, कॉस्ट को डिवाइड करते हैं यूनिट से तो पर यूनिट आता है। तो इन दोनों का दो दो आ रहा था। ठीक है जी, इस ऐसा ग्राफ कौन सा पड़ा है जो कि वेरिएबल, जो कि टोटल पर बढ़ता है और पर यूनिट पे कांस्टेंट रहता है। तो पर यूनिट पे ये कांस्टेंट है, 2 है। सही है, इसका मतलब है कि ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है जो अपने पर यूनिट पे 2 ही है। अगर मैं 10,000 यूनिट बना रही हूँ तो एक यूनिट को बनाने में 2 रुपए। अगर मैं 13,000 यूनिट बना रही हूँ तो एक यूनिट को बनाने में 2 रुपए। अगर मैं 15,000 यूनिट बना रही हूँ तो अब जो, क्योंकि मैंने पहले निकाल लिया है तो अब मेरे लिए 15,000 की कॉस्ट निकालना आसान है। जो मेरी रिक्वायरमेंट, मैंने सिंपली 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 30,000। अगर चेक करना है तो 30 को अगर मैं डिवाइड करूंगी ना 15 से, तब भी मेरे पास 2 ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो पहला हम जो पहले ए वाली जो प्रोडक्ट है, इसके 15,000 यूनिट बनाने पे मेरा खर्चा आएगा 30,000 और ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट बी। अब कैलकुलेटर उठाओ, 15,000 को डिवाइड करो 10,000 से आएगा 1.5।
19,500 को डिवाइड करो 13,000 से, आएगा 1.5। तो अगेन ऐसा कौन सा ग्राफ है जो अपने पर यूनिट पर कांस्टेंट रहता है और टोटल पर इंक्रीज होता है? वो होता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। 1.5 1.5। अब 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से, जो आ जाएगा 22,500। तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट है और ये है इसकी कॉस्ट। अब सी पे आ जाते हैं। 5,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से 0.5, 5,000 को डिवाइड करेंगे 13,000 से 0.38। तो मैंने आप लोगों को ऐसी कौन सा ग्राफ पढ़ाया है, ऐसी कौन सी कॉस्ट पढ़ाई है जो एक्टिविटी के बढ़ने के साथ नहीं बढ़ता? 10,000 यूनिट बना रही हूँ तब भी खर्चा 5,000, 13,000 यूनिट बना रही हूँ तब भी खर्चा 5,000। ऐसा ग्राफ होता है फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ एक्टिविटी के बढ़ने से नहीं बढ़ता, कॉस्ट वही रहती है, लेकिन पर यूनिट पे देखो 0.5 से 0.38 और ये डिक्रीज हो रही है। तो ये है मेरा फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। जब 10,000 बनाने में 5,000 खर्चा, 13,000 बनाने में 5,000 खर्चा, तो 15,000 बनाने में भी तो 5,000 ही आएगा। दैट्स वाई ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, अभी तक इजी। अब आगे चलते हैं। अब 25,000 को डिवाइड करो, 25,000 को डिवाइड करो 10,000 से, आएगा 2.5। और 31,000 को डिवाइड करो, आएगा 13,000, आएगा 2.38। अब मैंने आप लोगों को ऐसा कौन सा ग्राफ पढ़ाया है जो ना कि अपने फिक्स पर टोटल होता है, जो ना के पर यूनिट पे कांस्टेंट होता है, ना ना ही अपने टोटल पर कांस्टेंट होता है? याद रखिएगा ये बात। ऐसा ग्राफ होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ इज नाइदर फिक्स इन टोटल और नॉर फिक्स इन पर यूनिट। अभी तक फिक्स कॉस्ट जो है, एक ग्राफ इसका कांस्टेंट, एक जो है चेंज हो रहा होता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ पर यूनिट पे कांस्टेंट लेकिन टोटल पर इंक्रीज हो रहा होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ जो है कांस्टेंट कहीं भी नहीं होता। अगर मैं पीछे लेके जाऊं यहाँ पे, ये देखो, ये इसका ग्राफ है टोटल पर, ठीक है, और फिर ये इसका ग्राफ है पर यूनिट पर। कांस्टेंट तो कहीं भी नहीं है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज नाइदर फिक्स इन टोटल और नॉर फिक्स्ड इन पर यूनिट। ना के टोटल पर कांस्टेंट होता है, ना के पर यूनिट पर कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। अब क्या करें? अब मुझे क्या पता कि यहाँ पे मेरा कितना खर्चा आएगा? मुझे तो नहीं पता ना कि इस 25,000 के अंदर कितना खर्चा फिक्स का है, कितना खर्चा है वेरिएबल का है। तो इसकी एक टेक्निक होती है मालूम करने की, उसको हम बोलते हैं हाई लो मेथड। अच्छा जी, तो इसको तरीके को बोलते हैं हाई लो मेथड। वो करते कैसे हैं? सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप 1 आ जाता है, स्टेप 1 के अंदर यहाँ लिखते हैं कॉस्ट, यहाँ लिखते हैं यूनिट्स। अब बच्चों, जो ये जो ए बी और सी है, इससे हमारा ताल्लुक हो चुका है खत्म, क्योंकि हमने इनकी कॉस्ट भी मालूम कर ली है और इनके हमने बिहेवियर भी मालूम कर लिया। अब हमारा जो ताल्लुक है वो इस यूनिट्स वाले पोर्शन से है और डी वाले से है। अब हमें इसमें हाईएस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट यूनिट्स देखने। हाईएस्ट कॉस्ट है मेरे पास 31,000, हाईएस्ट यूनिट्स हैं 13,000, लोवेस्ट कॉस्ट है 25,000, लोवेस्ट यूनिट्स हैं 10,000, ठीक है जी। सबसे स्टेप 1 हाईएस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट यूनिट्स को अलग अलग करना है, ठीक है जी। नंबर सेकंड, सेकंड में आपने निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वो कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट कॉस्ट एच सी माइनस हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोवेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट यूनिट्स माइनस लोवेस्ट यूनिट। हाईएस्ट कॉस्ट है 13,000, लोवेस्ट कॉस्ट है 25,000, हाईएस्ट यूनिट्स 13,000, लोवेस्ट यूनिट्स 10,000। डिवाइड जब हम करेंगे माइनस करके, तो मेरे पास आज जो आंसर आएगा वो मेरा कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। सब स्टेप 1 सबसे पहले मैंने हाईएस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट यूनिट्स को अलग अलग किया। सेकंड स्टेप में मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली। थर्ड स्टेप में मुझे निकालनी है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीकेकार,
सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग, अच्छा एक और तरीका, ये जो तरीका है ना, ये हाईएस्ट से भी हो सकता है, लोवेस्ट से भी हो सकता है। मैं हाईएस्ट से कर रही हूँ। अच्छा अच्छा जी, हाईएस्ट से क्या करी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि हाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द मिक्सचर ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, अगर मैं इस कॉस्ट को तोड़ दूं, कॉस्ट कैसे बनती है पर यूनिट। अगर मैं बोलूं कि यार ये पेन का डब्बा कितने का है, मैं आपसे बोलूं, इसमें आप बोलोगे मिस 10 पेन है इसके अंदर और एक पेन 10 रुपए का है, तो मैं क्या करूंगी। ओ सॉरी, 10 10 पेन है इसके अंदर और जो ये जो डब्बा है ये 100 रुपए का है। सही। तो आपने बेसिकली पर यूनिट को, अगर इसके अंदर एक पेन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक पेन 10 रुपए का है, ठीक है जी, और कितने उसके अंदर यूनिट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं किसी किसी भी चीज की मुझे कॉस्ट निकालनी हो तो मैं पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देती हूँ यूनिट से। अगर मैं पेन की मिसाल लूं, मैं आपसे बोलूं ये पेन का डब्बा कॉस्ट कितने की है, आप बोलोगे मिस एक पेन 10 रुपए का है और इसके अंदर 10 पेन है। अच्छा, मैं फिर बोलूंगी अच्छा एक पेन 10 रुपए का है और इसके अंदर 10 पेन है, मतलब कि पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट, 10 10 100, तो कॉस्ट आ जाएगी 100। तो बेसिकली मैंने वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ दिया, पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। अब मैंने कुछ बोला ना कि मैं हाईएस्ट से कर रही हूँ, तो हाईएस्ट से कर रही हूँ मतलब कि मैं हाईएस्ट वाली कॉस्ट से कर रही हूँ। तो जो हाईएस्ट वाली कॉस्ट है 31,000, वो मैं यहाँ लिखूंगी। फिक्स कॉस्ट मुझे पता नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 मैंने निकाली है। अगर मैं हाईएस्ट कॉस्ट लूंगी तो मैं हाईएस्ट ही यूनिट्स लूंगी। ये काम मैं एल से भी कर सकती हूँ, मैं लोवेस्ट से भी कर सकती हूँ। लोवेस्ट करने के लिए यहाँ तक स्टेप सेम होगा, सिर्फ यहाँ लिखूंगी 25,000 कॉस्ट में, यूनिट्स में लिखूंगी 10,000। सही है जी। फिर जो है लेकिन अभी मैं हाईएस्ट से कर रही हूँ। 31,000 इजिकल्स टू फिक्स कॉस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 26,000। ये प्लस का यहाँ के माइनस होगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 5,000। अब मुझे पता लग गया कि इसके अंदर जो है फिक्स कॉस्ट का हिस्सा है 5,000। सबसे पहला स्टेप है मुझे हाईएस्ट और लोवेस्ट कॉस्ट और यूनिट्स अलग अलग करने हैं। दूसरे स्टेप में मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तीसरे स्टेप में मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है। चौथे और आखिरी स्टेप में मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है। अगेन सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल। अच्छा, ये मैंने जो है ना लोवेस्ट से भी करके दिखाया, तब भी देखो सेम ही आ रहा है, ठीक है जी। स्टेप 4, मुझे निकालनी है अब टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, टोटल टोटल कॉस्ट का भी वही फॉर्मूला है, जाहिर सी बात है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगेन मैंने फिक्स को तोड़ दिया, फिक्स कॉस्ट मैंने निकाल ली 5,000, वेरिएबल कॉस्ट 2। अब मुझे कितने यूनिट्स के लिए मालूम करनी है, 15 के लिए मालूम करनी है ना, मैं 15 के लिए मेरी मालूमात है। 5,000 टू 5 15 30, तो ये मेरे पास 35,000 आ गया कि 15,000 यूनिट्स को बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास 35,000 का खर्चा आएगा। क्यों मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि ना यहाँ पे पर यूनिट पे कांस्टेंट आ रहा था, ना यहाँ पे टोटल पर कांस्टेंट आ रहा था। इसीलिए मैंने ये इसकी टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए हाई लो मेथड का सहारा लिया। अब ये जो एक क्वेश्चन है, ये इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है जी। इसमें से हाईएस्ट और लोवेस्ट अलग अलग करके टोटल कॉस्ट, इसमें सिंपल है, मैंने इसमें कोई कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं करवाई है, हाईएस्ट और लोवेस्ट दे दिए हैं, सिंपली टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है जी। फिर ये एक और क्वेश्चन है, ये भी आप लोग करिएगा। फिर ये एक और क्वेश्चन है, ये भी आप लोग करिएगा। ये अगेन पास पेपर का क्वेश्चन है, इसको बेशक छोड़ दीजिएगा, ये कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।